हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का ये डे 94 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो 2022 के दिए गए हैं उनका लास्ट टर्न है। और इसी तरह से जितने भी जजमेंट दिए गए हैं 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। कहने का मतलब है हम आपको डे 74 से लेके डे 94 तक सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट पढ़ा रहे थे जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से दिए थे। आज ये जजमेंट का भी टर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। डे 1 से लेके डे 70 तक हमने PCSJ और UPSJ मेंस का पूरा सिलेबस कराया था। डे 74 से लेके डे 94 तक पूरे आपको जजमेंट 2022 के दे दिए। कंप्लीट नोट्स में जब हमने नोट्स पढ़ाए थे तो हमने 2018 से लेके 2021 तक के जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए थे, जहाँ जहाँ ज़रूरी थे वहाँ दिए थे। बाद में 2022 के जजमेंट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न आते हैं उनमें से जो ट्रेंड होता है, नए जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का ट्रेंड होता है, मतलब उन पर प्रश्न बनते हैं। डायरेक्ट भी बनते हैं, इनडायरेक्ट बनते हैं, उन सेक्शन से बनते हैं, उन धाराओं से बनते हैं, उन अनुच्छेदों से बनते हैं जिनका वर्णन लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में हुआ होता है। इसीलिए आपके लिए मैटर सबसे पहले ज़रूरी है, फिर मैटर के बाद जजमेंट्स ज़रूरी हैं। अब चूंकि 5-6 दिन और बचे हैं उसमें हम आपको मिसलेनियस चीज़ें पढ़ा देंगे, जैसे जजमेंट राइटिंग है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण है, कैसे स्थिर किए जाते हैं, एप्लीकेशन है, या बहुत सारे मैटर बचते हैं। तो धीरे धीरे वो भी हम आपके कंप्लीट करा देंगे। ये फिलहाल आज निर्णय का आपका 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आखिरी टॉपिक, आखिरी लेक्चर है। इसमें 12वां निर्णय है। 11 हम पहले पढ़ चुके। 11वां निर्णय भी जो सुप्रीम कोर्ट का था वो याचिकाओं से संबंधित था, ये भी रिट याचिका से संबंधित है। क्या कहलाता है 12वां निर्णय? देखें, अब हम लोग टॉपिक पर आ जाए। झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इसलिए है कि ये दो अनुच्छेद 32 जो कि आप याचिकाएँ या जनहितवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं, उसके अलावा अनुच्छेद 226 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब 226 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को भी रिट याचिकाएं निकालने की शक्ति है, इसलिए अनुच्छेद 226 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैटर समझ ले, क्या है प्रावधान का। जनहितवाद की अवधारणा और इसे स्वीकार या सुने जाने की शर्तें मतलब प्रश्न यह है कि पहले देख लें प्रावधान में आगे हम। पहला प्रश्न यह पहला एक जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया वो ये था कि वाद की जनहितवाद कैसे अवधारण करेंगे कि ये जनहितवाद है, और कौन सी शर्तें हैं जिस पर जनहितवाद को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को सुनना चाहिए। दूसरा प्रावधान का पॉइंट क्या है? किसी राज्य, इसमें एग्जैक्टली राज्य झारखंड की बात हो रही है, झारखंड के पदस्थ मुख्यमंत्री के विरुद्ध उनके ऊपर अवैध धन प्राप्ति या निवेश एवं खनन कार्य में संलिप्तता के आरोपों की जांच हेतु निर्देश दिए जाने के लिए प्रस्तुत जनहितवाद की पोषणीयता, जहां ऐसे ही मांग हेतु एक पूर्व जनहितवाद निरस्त किया जा चुका है। मामला ये उठा है जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनके विरुद्ध अवैध धन प्राप्ति या निवेश या खनन से संबंधित मामलों की आरोप गए थे, और उनकी जांच के लिए निर्देश जारी करने के लिए एक जनहित वाद दाखिल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि यह इस तरह का जनहितवाद की मांग की जा सकती है या इसको निरस्त किया जा सकता है, जबकि इस तरह का एक वाद, एक तरह की याचिका पहले भी दी गई थी
जिसको निरस्त कर दिया गया था। अब देखें हम निर्णय सार में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। अच्छा निर्णय है, छोटा निर्णय है और अच्छा निर्णय है। जनहितवाद पर या अनुच्छेद 32 पर, 226 पर इजी है, आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। क्या कहलाता है निर्णय सार? कोई भी जनहितवाद इस न्यायालय के द्वारा उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल 2010 सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस था के मामले में दिए गए दिशा निर्देश तदनुसार उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई नियमावली के अधीन ही सुना जाएगा, अन्यथा नहीं। इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत वाद नियमावली के विरुद्ध होने तथा बलवंत, जो केस था बलवंत सिंह चौफाल वाला, उपर्युक्त के मामले में दिए गए निर्देशों के उल्लंघन में होने के कारण सुने जाने योग्य नहीं है। याचिका पोषणीय, मतलब सुने जाने योग्य होना जिसको कहते हैं, याचिका होना घोषित करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश आक्षेपित आदेश निरस्त, अपील अनुज्ञात। लास्ट की लाइन समझ ले कि हुआ क्या है। जो झारखंड उच्च न्यायालय है उसने इस याचिका जो इनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी इसको पोषणीय मान लिया था, मतलब इन्होंने विचार करने का इस पर विचार किया था और विचार करके जो आदेश पारित किया था उसको भी निरस्त कर दिया। किसने? उच्चतम न्यायालय ने। और चूंकि राज्य ने जब अपील की उच्चतम न्यायालय ने, तो उस राज्य की उस अपील को भी उच्चतम न्यायालय ने आदेश को निरस्त कर दिया है और अपील जो है उच्च न्यायालय की राज्य की अपील को अनुज्ञात कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। पूरा निर्णय सार का मतलब समझ लें। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि जनहितवाद आप सिर्फ उन दशाओं में प्रस्तुत करें, जैसा कि हमने आपको पहले ही 2010 में एक मामला दे दिया था उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल का। उस मामले में हमने निर्देशित कर दिया है कि अगर ये मामले आ रहे हैं, इन शर्तों को पूर्ति हो रही है, तो आप जनहितवाद दाखिल करें, पोषणीय बनाएं, वरना उस जनहितवाद को आप निरस्त कर दें। और चूंकि इस मामले में क्या हुआ, उच्च न्यायालय में जो प्रत्युत्तरदाता ने नियमावली प्रस्तुत की या जो वाद प्रस्तुत किया गया या जो रिट याचिका दाखिल की गई, वो याचिका क्या है, वो रिट क्या है, 2010 में जो ये ऊपर निर्णय दिया गया है इसके निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। इसलिए आपकी रिट याचिका सुनने लायक नहीं है। इसलिए इस रिट याचिका को हम नहीं मानते हैं, निरस्त करते हैं। और जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय इस रिट याचिका को सुनने के बाद दिया गया था उस निर्णय को भी हम निरस्त करते हैं। और कुल मिलाकर जो अपील की गई है हमारे समक्ष, उस अपील को हम अनुज्ञात करते हैं। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय नंबर 12 था उसको, जो कि झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और अन्य 2022 का था, इस पूरे मैटर को निर्धारित कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग चले अगले निर्णय नंबर 13 पर। निर्णय नंबर 13 कहता है PR आदिकेशवन बनाम रजिस्ट्रार जनरल मद्रास उच्च न्यायालय और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान एग्जैक्टली इसमें क्या है, इस मामले में अनुच्छेद 215, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 है, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। मतलब 215 अनुच्छेद है वो कहता है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और इस प्रत्येक अभिलेख न्यायालय को अपने समक्ष की गई अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। इसमें एग्जैक्टली अवमानना की गई है और इस मामले में अवमानना के बाद दोष सिद्धि हुई है और उस दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील हुई है। देखें मामला क्या है, पहले देखें प्रावधान में। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट के निष्पादन के समय उच्च न्यायालय परिसर के बाहर सड़क पर निष्पादक
पुलिस टीम का विरोध 50 वकीलों के साथ मिलकर करने के आरोप में अपीलार्थी को 2 माह के कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की रकम की सजा तथा 1 वर्ष तक उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने पर रोक के आदेश के विरुद्ध अपील। मामला आप समझ गए होंगे। एक वकील महोदय हैं, उन्होंने ये अपील की है। मामला ये हुआ है कि ये जो थे, इनके विरुद्ध मामला हुआ था, गैर जमानती वारंट तक निष्पादन होना था। तो इन्होंने क्या किया, अपने परिसर के बाहर ही, चूँकि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे, इन्होंने अपने परिसर के बाहर ही जो पुलिस टीम गई वारंट का निष्पादन कराने के लिए, उसका अपने साथी 50 साथी वकीलों के साथ मिलकर अपोज किया और मतलब उसमें काफ़ी विवाद हुआ। विवाद के बाद इनको उच्च न्यायालय से जो था 2 माह का कारावास हुआ अवमानना के लिए और 2,000 रुपये का जुर्माना लगा और 1 साल तक की प्रैक्टिस पे भी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए इनको बैन कर दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया। तो इन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। अब देखें अपील में उच्चतम न्यायालय निर्णय में क्या कहता है। देखें निर्णय सार। पहला पॉइंट, अपीलार्थी को आदेश जो 25 मार्च 2022 के द्वारा उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया है। वीडियो फुटेज में स्पष्ट दर्शित है कि अपीलार्थी ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर न्यायालय के आदेश का निष्पादन करने से रोका और पुलिस टीम से दुर्व्यवहार किया व गालियां दी। पुलिस टीम पर हमला भी किया। अपीलार्थी जो बार का एक सदस्य है का व्यवहार और आचरण पूरी तरह से अपमानजनक है। कोई क्षमा याचना के बजाय कार्रवाई को कई बार स्थगित करवाया गया और पीठ के एक सदस्य को बदलने के लिए आवेदन भी किया गया। इसलिए अवमानना पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष और अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बिल्कुल साफ कह दिया कि जो खंडपीठ उच्च न्यायालय की थी, उसने जो निर्णय दिया था 25 मार्च 2022 को, वो ठीक था। क्यों ठीक था? क्योंकि उन्होंने अवमानना की है न्यायालय की और वीडियो से भी स्पष्ट हो रहा है। जब पुलिस अधिकारी इनके पास गए वारंट का निष्पादन कराने के लिए, तो इन्होंने रोका, दुर्व्यवहार किया, पुलिस के साथ गाली गलौज दी और हमला भी किया। इस तरह से ये पूरा इनका जो, क्योंकि ये एक बार के सदस्य होने के नाते सम्मानित व्यक्ति थे और इन्होंने इस तरह का व्यवहार किया जो कि अपमानजनक है। इन्हें बल्कि चाहिए था कि ये क्षमा याचना आगे जारी रखते। हो सकता है कोर्ट इनके प्रति कुछ नरम होता, मगर इन्होंने बजाय क्षमा याचना के ये और उग्र हुए। इसलिए उच्च न्यायालय का जो निष्कर्ष है, दंड दिया है जो, वो बिल्कुल ठीक है। इससे हम सहमत हैं। ये कहते हुए उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया। दूसरे बिंदु में क्या कह रहा है देखें। आर के आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलार्थी की वकालत पर 1 वर्ष का प्रतिबंध भी उचित है। अपील निरस्त। जैसा कि हम बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्णय जो दिया था, उसने सुप्रीम कोर्ट ने आर के आनंद बनाम रजिस्ट्रार दिल्ली उच्च न्यायालय को के आलोक में कहा कि अपीलार्थी को जो वकालत पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है वो भी सही है, जो सज़ा दी गई है वो भी सही है और हम पूरी तरह से उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं। इसलिए हम अपीलार्थी की अपील को निरस्त करते हैं। कहने का मतलब अपीलार्थी को यहाँ से कोई राहत नहीं मिलेगी। अब हम लोग चलें अगले पेज पर। ये है आपका निर्णय नंबर 12, जो कि जजमेंट 2022 का आखिरी निर्णय है। 13वां निर्णय हम आपको पढ़ा चुके थे। हम 12 कह रहे थे, पेज हमने गलत लगा दिया था। 14वां निर्णय है ये आपका। क्या कहलाता है सुप्रीम कोर्ट का 14वां निर्णय, जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। आशीष सेलर और अन्य बनाम महाराष्ट्र विधानसभा AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान इसमें किस किस अनुच्छेद का हुआ है? इसमें 2 अनुच्छेद इन्वॉल्व हुए, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 208।
हुआ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान सत्र चल रहा है 2019 से 2024 की, इसका मामला है। विधानसभा के सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं को क्या मानसून सत्र के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष की घटना के कारण सदन की अवमानना के आरोप में यात्रीगण सहित 12 विधायकों को आदेश दिनांक 5/7/2021 के द्वारा 1 वर्ष के लिए निलंबित किया जाना विधिपूर्ण व संवैधानिक है। समझ गए होंगे प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न आया वो ये आया कि जो महाराष्ट्र विधानसभा थी उसमें जो विधानसभा के सदस्य थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी थी, उन दोनों के बीच संघर्ष हो गया, लड़ाई झगड़े हुए और उससे क्या हुआ, सदन की अवमानना हुई। अवमानना का आरोप याचिगढ़ पर और 12 अन्य विधायकों पर लगा, जिसके द्वारा आदेश दिया गया कि इन लोगों को 1 वर्ष तक निलंबित किया जाए। जो भी ये लोग जिन पर आरोप था उनको 1 वर्ष तक विधानसभा से निलंबित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने अपील की, सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये निर्धारित करना था कि 1 साल का जो इन पर निलंबन का दंड दिया गया है वो विधिपूर्ण है, संवैधानिक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बता दिया। देखें निर्णय सार क्या कहता है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिंदु पहला देखें। महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 208 के अधीन निर्मित प्रक्रिया नियम के अनुसार किसी सदस्य को अधिक से अधिक केवल उस सत्र की शेष अवधि तक के लिए निलंबित किया जा सकता है, उससे अधिक अवधि के लिए नहीं। इसीलिए आक्षेपित आदेश उस विस्तार तक निरस्त किया जाता है जो संबंधित सत्र की शेष अवधि के बाद तक लागू होता है। बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अनुच्छेद 194 और 208 अनुच्छेद 208 के अंतर्गत जो प्रक्रिया जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रक्रिया बताई गई है, उसके अनुसार किसी सदस्य को सदन के सदस्य को आप केवल सत्र की शेष अवधि तक के लिए निलंबित कर सकते हैं। जब से तक सत्र वो चलेगा तो आप जब से निलंबित कर रहे हैं सत्र के अवसान के बाद उसकी निलंबन का भी अवसान हो जाएगा। कहने का मतलब है जो सत्र की शेष अवधि है तब तक के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आने के लिए रोक सकते हैं, उसका निलंबन कर सकते हैं, उसकी सदस्यता को निलंबित कर सकते हैं। इससे अधिक समय तक नहीं कर सकते। और अगर आप इससे अधिक समय तक उसको निलंबित कर रहे हैं तो सत्र के बाद जो भी सीमा है वहाँ तक, सत्र तक तो आपका जजमेंट ठीक है कि सत्र का समाप्ति हो जाए, तब सत्र समाप्त होते ही उसकी सज़ा समाप्त हो जाए, ये हम प्रावधान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सत्र के बाद की जो सज़ा है शेष अवधि के बाद तक लागू नहीं होगा। मतलब आपका जो आदेश है वो सत्र की समाप्ति तक लागू है, सत्र की समाप्ति के बाद आपका आदेश लागू नहीं है, मतलब उसका निलंबन सत्र की समाप्ति के बाद जारी नहीं रहेगा। दूसरे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, संबंधित सत्र की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए यात्रीगण विधानसभा सदस्य होते हुए सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। उक्त विचार तक याचिका स्वीकार की जाती है। कहने का मतलब है जो याचिगण थे सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो जो याचिका उन्होंने की सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को बहाल कर दिया और उनसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, सत्र की समाप्ति तक तो आप पर ये प्रतिबंध है, आप निलंबित रहेंगे, मगर सत्र का जैसे ही समाप्ति हो जाएगी उसके बाद आप सारे जिस तरह से आप हर हक के हकदार थे, हर लाभ के हकदार थे, वो सारे लाभ आपको प्रदान किए जाएंगे। और ये कहते हुए अनुमोदित करते हुए हम आपका जो रिट याचिका है वो स्वीकार करते हैं। इसके अलावा हमने देखिए लिखा हुआ है नीचे अपना चैनल @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। जैसा कि हम बता चुके हैं डे 1 से लेके डे 70 तक हमने यूपी PCSJ मेंस और यूपी SJS मेंस का पूरा सिलेबस कराया। उसके बाद डे 74 से लेकर डे 94 आज का जो डे है, आज तक हमने जो आपको 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे वो सारे सब्जेक्ट से संबंधित दे दिए।
हालांकि बहुत मेहनत की, मगर आपने मैटर उतनी मेहनत से, उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा निराशा भी है हमें कि हमारी मेहनत के रेशियो में आप लोगों ने हमें रिस्पांस नहीं दिया। कंप्लीट नोट्स हमने बनाए थे आपके लिए, कंप्लीट मेहनत की थी कि आप सिलेक्शन लें। अब वो जो भी बात रही हो, कंप्लीट नोट्स हैं ये, आप मेहनत करना चाहिए थी आपको, इसके साथ हमारे साथ साथ मेहनत करते। फिलहाल जो भी है, जितना भी पढ़ा अच्छा है। फिलहाल अब पढ़ाई जारी रखिए और अपने जो भी दिन बचे हैं उनको आप सही से उपयोग करिए, अच्छे से इस्तेमाल करिए, अपने सारे साथियों को ये मैटर शेयर करिए। आगे भी भविष्य में हालांकि आप सेलेक्ट हो जाएं, हम कामना करते हैं। और अगर किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप आगे नोट्स को अपने, मेरे नोट्स ये जो दिए गए हैं उनको आप पढ़ें, कायदे से मेहनत करें और सेलेक्ट हों। उसके अलावा अपने सारे साथियों को ये मैटर सेंड करें, क्योंकि ये लेटेस्ट कंप्लीट मैटर है, जो हमने सारी चीज़ों को ध्यान रखा है, केस लॉज को, मैटर की लेंथ को कितनी होना चाहिए, किस तरह से लिखा जाना चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये मैटर हमने बनाया है आपके लिए। हालांकि हमने नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है 9455077067 जिसकी नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। आप ये फ़ीस दे के आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जो भी क्यूरी है वो आपकी हम दूर कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ़ीस आपके लिए रिफंडेबल है अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो। एक लाइन हमने इसमें और लिखी है, डे 73 ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, जिसमें हमने एग्जैक्टली अनुच्छेद 368 का वर्णन किया है डे 73 में। और उसके अलावा संविधान में जितने भी जो मूल ढांचे, जो कि बार बार मूल ढांचे से संबंधित बात आ रही है, तो मूल ढांचे से संबंधित या मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी निर्णय, लीडिंग केसेस हैं अब तक के, संविधान के परिवर्तन से लेकर अब तक के जितने भी लीडिंग केसेस हैं संविधान संशोधन से संबंधित, वो वहाँ पर दिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं। कई केस लॉ वहाँ पर दिए हुए हैं, सारे केस लॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप डे 73 ज़रूर पढ़ लें इन निर्णयों के साथ। डे 73 को भी पढ़ लें, जिससे आपके निर्णय कंप्लीट हो जाए। फिर से एक बार हम आपसे बताते हैं कि ये कंप्लीट नोट्स हैं, आप कहीं ना भटकिए, बहुत अच्छे से तैयार करिए, मैटर सफिशिएंट है। अभी भी जो टाइम आपके पास बच्चा है उसका सदुपयोग कर लीजिए, आप अच्छे से समय को इस्तेमाल कर लीजिए, अभी भी आप सिलेक्शन पा जाएंगे। इतने नोट्स हमारे, टोटल नोट्स मुश्किल मुश्किल से 50-55 घंटे के हैं। अगर आप बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे, वीडियो को आप, तरीका बेहतर हम बता दें आपको कि सारे वीडियो के साथ हमने पीडीएफ लगाया है, ये हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ। आप जैसे ही वीडियो चलाएंगे तो मोर लिख के आएगा, मोर जैसे ही आप टच करिएगा तो आपके पास पीडीएफ खुल जाएगा, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप पीडीएफ अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो देखिए, तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। और जब बात आपको समझ में आ जाए तो वीडियो आप जारी रखें, चलता रहने दें, तो ये आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी क्लियरली। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर ले, फीस का कोई मसला नहीं है। आप सिलेक्शन लीजिए, सारे लोगों को शेयर करिए, और प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन में बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम प्री भी पढ़ाएंगे, मोर मैटर जारी रहेगा, पढ़ाएंगे पूरा आपको अच्छे से। सेलेक्ट जब तक आप लोगों को सिलेक्शन नहीं दिला देंगे तब तक हम मेहनत जारी रखेंगे। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैटर को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारी मेहनत करने की और कैपेसिटी बढ़े, हम आपके साथ और ज़्यादा मेहनत करें। आगे चले हम लोग। ये वो पेज है जिसकी हम बात कर रहे थे, निर्णय नंबर 15 है सुप्रीम कोर्ट का, 2022 का निर्णय है, और ये 2022 का आखिरी निर्णय है। यहाँ पर हम लोगों का निर्णय का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, डे 1 से लेकर डे 70 तक हमने पूरा सिलेबस कराया है, यूपी पीसीएस जे मेंस और यूपी एचजीएस मेंस का। उसके बाद हमने डे 74 से लेकर डे 94 तक पूरे जजमेंट्स पढ़ाए हैं हर सब्जेक्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जजमेंट्स दिए हैं। और आप चाहें तो डे वाइज पढ़ सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, पहले हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। फिर उसके अलावा जजमेंट्स की भी प्लेलिस्ट बना दी है सब्जेक्ट वाइज। आप चाहें तो डे वाइज पढ़ लें, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लें, मगर आप ज़रूर पढ़ें और शेयर ज़रूर करें। अब देखें हम लोग आखिरी निर्णय जो 15वां है वो क्या कह रहा है। अब्दुल वहाब
बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एग्जैक्टली हमने पहले ही बताया था कि जो अनुच्छेद 300 का है, क्योंकि बहुत छोटा अनुच्छेद है, बहुत कम मैटर है इसमें, और इस पर बड़ा क्वेश्चन आने लगा है, तो अब ये आप केस लॉ के सपोर्ट से आप पूरे नंबर पा सकते हैं। सॉरी, मैटर क्या है इसमें देखें, प्रावधान क्या है। मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम 2014 की धारा 4 और 9 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 घ के अंतर्गत आरोपित अपराधों से दोषमुक्त होने के बावजूद अपीलार्थी की अपराध में प्रयुक्त जब्त ट्रक जिसमें 17 गोवंश को जब्त किया गया था को जब्त किए जाने से क्या अपीलार्थी के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है। मामला आप समझ गए होंगे कि जो अपीलार्थी है उसका ट्रक जब्त कर लिया गया है और जिसमें 17 गोवंश पाए गए थे, जब्त किए थे, उस ट्रक को जब्त किया गया। जबकि क्या हुआ है, जो व्यक्ति है वो दोषमुक्त हो गया है। किनके अंतर्गत, चाहे वो मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और 9 हो, या वो पशुओं के प्रति क्रूरता का बात हो धारा 11 घ के अंतर्गत, हर आरोप से आरोपी दोषमुक्त कर दिया गया। फिर भी अपीलार्थी का ट्रक जब्त करके क्या न्यायालय ने या प्राधिकारी ने उस व्यक्ति का, जो ट्रक मालिक है, उसके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया है? ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने था, जिसका निर्णय सार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। निर्णय सार में देखें क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जहां की आरोपित अपराधों में से विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित कर दिया है, वहां इस निर्णय को ध्यान में न लेते हुए और केवल संबंधित अधिनियम के प्रावधानों एवं अन्य संदर्भों के नियमों पर विश्वास व्यक्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अपीलार्थी के ट्रक को निर्मुक्त न किया जाना, मनमाना पूर्ण ढंग से उसकी संपत्ति से उसे वंचित किया जाना आशायित करता है, और ये अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्याभूत अधिकार का उल्लंघन है। तदनुसार उच्च न्यायालय का विपरीत आक्षेपित आदेश निरस्त। समझ गए होंगे आप मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अपीलार्थी की जो अपील किया है। अपील आगे आप एक लाइन और बढ़ा देंगे, अपीलार्थी की अपील अनुज्ञात। 1 मिनट हम खुद ही बढ़ा दें। कहने का मतलब ये हुआ कि अपीलार्थी जो ट्रक का मालिक है उसका ट्रक जब्त कर लिया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जब विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित कर दिया, इसका मतलब वो दोषी नहीं है। तो जो जिला मजिस्ट्रेट है उसने इस अपीलार्थी के ट्रक को किन आधारों पर मुक्त नहीं किया, इसने क्यों बंधक रखा हुआ है, उसको लताड़ लगाई इन्होंने। जिला मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और उच्च न्यायालय ने भी जिला मजिस्ट्रेट के हाँ में हाँ मिलाई है, इसलिए उच्च न्यायालय को भी लताड़ लगाई कि आपने जो आदेश पारित किया ट्रक को निर्मुक्त ना करने का, वो गलत था आपका आदेश। आप मनमाने ढंग से आप मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। जब दोषमुक्त हो गया है कोई अपीलार्थी, कोई व्यक्ति, तो आप ज़बरदस्ती उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लिए हुए हैं, आप उसकी संपत्ति के अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आप मनमाना ढंग से आप अपने निर्णय दे रहे हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय को लताड़ लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मामला अपीलार्थी के पक्ष में दिया और उसके ट्रक को निर्मुक्त करने का आदेश दिया। और उच्च न्यायालय के और जो जिला मजिस्ट्रेट था, उन दोनों के ही जो निर्णय थे, जो आदेश थे, उनको निरस्त कर दिया और अपीलार्थी की अपील को अनुज्ञात कर लिया। कुल मिला के अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया। जैसा कि हम बता चुके हैं, अब ये कंप्लीट मैटर आपका हो चुका है। लगभग सारे निर्णय हमने आपको जो 2022 के थे वो पढ़ा दिए।
जो भी लीडिंग केसेस थे वो सारे पढ़ा दिए। और 2018 से लेकर 2021 तक के सुप्रीम कोर्ट के केसेस हम अपने मैटर में पढ़ा चुके हैं। पूरा बेहतरीन मैटर हमने प्रिस्क्राइब करके आपके लिए बनाया है, जिसमें ना ही कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ी है और ना ही कोई फालतू की चीज़ इंट्रोड्यूस की है, इसलिए और ना ही किसी शब्द में हेर फेर है। बाकायदा हमने नोट्स बनाने के बाद, फिर पढ़ने के बाद, फिर वीडियो बनाया है। तो नोट्स पे भी आपको डाउट करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करके ये नोट्स याद कर लें। सिलेक्शन आपका होगा, 100% होगा अगर इन नोट्स आप पढ़ते हैं और इन नोट्स तक ही सीमित रहिए, तब भी आप सिलेक्शन बहुत आसानी से पा लेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे अच्छे मैटर की उम्मीद रखता है, अत्यधिक मैटर की उम्मीद नहीं रखता। और अत्यधिक मैटर आप लिख भी नहीं सकते, क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लिखने की पावर इतनी नहीं होती है। तो अगर ज़रा भी फालतू मैटर आप लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ गलत करते हैं। तो मैटर अच्छा लिखिए, छोटा लिखिए, बेहतरीन लिखिए। इसीलिए ये हैंड रिटन नोट्स हमने आपको बनाए हुए हैं। डे 1 से लेके डे 94 हो गया आज, सबके साथ हैंड रिटन नोट्स हमने अटैच किए हैं। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, बहुत मेहनत हमने आपके साथ की है। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी उतनी ही मेहनत करें, अच्छे से खुद पढ़ाई करें और अपने साथियों को इस मैटर को शेयर करें। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमने आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। और आगे जो वीडियो हम आपको 2-4 वीडियो और बचे हैं, 2-4-6 दिन, उसमें हम आपको जजमेंट राइटिंग से संबंधित, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से संबंधित जो भी मिसलेनियस पॉइंट हमारे दिमाग में आए वो हम आप उससे संबंधित वीडियो आपको दे देंगे। फिलहाल ये कंप्लीट नोट्स हैं। हर वीडियो के साथ हमने अपना PDF लगाया हुआ है हैंड रिटन नोट्स का। आप उस हैंड रिटन नोट्स के PDF को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही वीडियो चलाते हैं मोर लिख के आता है, मोर को टच करिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF की हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो को देखिए। जब मैटर समझ में आ जाए तो वीडियो को बार बार चलने दीजिए, आपके दिमाग में वो मैटर बैठ जाएगा और आराम से मेंस में आप लिख पाएंगे। थैंक यू।